नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, आज का सेशन जो होने वाला है SSC GD एग्जाम के रिगार्डिंग होने वाला है, क्योंकि SSC GD की आपकी एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। और आज के इस शानदार सेशन में हम बात करने वाले हैं SSC GD एग्जाम के एनालिसिस के ऊपर। 20 से 22 फरवरी तक जीके से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन समस्त क्वेश्चनों का हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 20 फरवरी से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है, तो 20 फरवरी की तमाम तीनों शिफ्टों के, फिर 21 की तीनों शिफ्टों के, फिर 22 की तीनों शिफ्टों के हम यहाँ पे जीके के 100% रियल यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहाँ पे 200 प्लस यहाँ पे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो यदि आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो आज का ये सेशन आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी आगे आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पे एनालिसिस मिलने वाला है। तो दोस्तों, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शानदार सेशन की और बात करते हैं प्रथम शिफ्ट के। तो प्रथम शिफ्ट के हमारे पास यहाँ पे 18 क्वेश्चन हमें मिले हैं। तो इन 18 100% रियल क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर से यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्रिकेट खेल से 1 क्वेश्चन पूछा गया है, जनगणना से 1 क्वेश्चन, इतिहास से 1 क्वेश्चन पूछा गया है और विविध से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नृत्य और उत्सव से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स से 3, साइंस से 1 और पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्रथम शिफ्ट में इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मिले हैं। तो चलिए अभी इन 18 क्वेश्चन का हम एनालिसिस देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर है कि भयमुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन योगी आदित्यनाथ वाला सही होना चाहिए था। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, वह है लोकसभा सीट में महिला आरक्षण कितना है? तो लोकसभा सीट में महिला आरक्षण कितना है, आज ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नए बिल के अनुसार लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया गया है। तो नया जो यहाँ पे महिला आरक्षण है वह 33% है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023, संविधान 106वां संशोधन अधिनियम 2023 और विधेयक लोकसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। तो 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों 33% यहाँ पे आरक्षण दिया गया है, जो कि 2023 के महिला आरक्षण अधिनियम के तहत दिया गया है। लोकसभा में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी और इस समय लोकसभा में 131 सीटें SC और ST के लिए आरक्षित की गई है। तो यह समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, कनक रेले का संबंध किस क्षेत्र से है जिनको फरवरी 2023 में निधन हो गया है? तो जो कनक रेले का अभी हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह मोहिनीअट्टम की नृत्यांगना है। जी हाँ, कनक रेले है जो मोहिनीअट्टम के जो की नृत्यांगना है। और मोहिनीअट्टम कौन से स्टेट का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों केरल का यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित है? तो बिरजू महाराज जो भारत के कथक नृत्य के लिए लखनऊ काल का बिंदडीन घराने के प्रमुख प्रतिपादक है। तो ये दोस्तों जो बिरजू महाराज है यह कथक नृत्य से संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और कौन से घराने से संबंधित है? तो लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराने से संबंधित है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे द्वारा जो 30 मॉक टेस्ट लगवाए गए हैं, यदि आपने वह देखे हैं तो यहाँ से आप दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपको वहां करवाया गया है। तो और यहाँ पे दोस्तों जो कनक रेले का भी क्वेश्चन वहां पे करवाया गया है, उससे पहले क्वेश्चन आया है वह भी आपको हमारे वहां पे 30 मॉक टेस्टों के अंदर करवाया गया है। जिस विद्यार्थी ने वहां पे मॉक टेस्ट लगाया था तो आज का एक जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका गर्दा उड़ाया होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करें, बरस आदिवासी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो बरस महोत्सव यह है त्योहार विशेष रूप से दादर व नागर हवेली के कोकना और वर्ली जनजाति के द्वारा बहुत धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो जो बरस आदिवासी त्योहार है यह कहाँ मनाया जाता है? तो दादर नागर हवेली। जी हाँ, दादर व नागर हवेली जो अपनी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके अंदर मनाया जाता है। कौन सी जनजाति? कोकना और वर्ली जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में ओडिसी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? 2018 में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वह किसे दिया गया है? तो ओडिसी नृत्य के लिए किसे दिया गया है? तो ओडिसी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 है जो
सुरूपा सेन को दिया गया है। 2019 की बात करें तो सुतप्पा तालुकदार है, उनको दिया गया है। 2020 में रविंद्र अट्टूबुंदी को दिया गया है और 2018 में सिटारिष्टी को ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। जी हाँ, जो सिटारिष्टी है उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित 2018 के अंदर किया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी हमारे द्वारा जो यहाँ पे मॉक टेस्ट लगवाए गए हैं उन मॉक टेस्टों में काफी बार करवाया गया क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों आज की आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार की बात करें तो मदुरै एम एस सुब्बुलक्ष्मी है, जो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कलाकार थी और सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया है। बात करते हैं 1999 में पंडित रविशंकर, 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, सुश्री लता मंगेशकर को 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पहले संगीतकार, तो पहले संगीतकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है। जी हाँ, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी है, जिन्हें 1998 के अंदर भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है रंगास्वामी कप किस से संबंधित है। तो रंगास्वामी कप है किस खेल से संबंधित है। तो रंगास्वामी कप है जो कि हॉकी से संबंधित है। जी हाँ, हॉकी से संबंधित है और यह सबसे पहले 1928 में पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई थी। तो IAAF विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत 1983 के अंदर फिनलैंड हेलेंस्की के अंदर हुई थी और 2023 में जो यहाँ पे इसका विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है वह हंगरी के बुडापेस्ट के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो योजना आयोग को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो योजना आयोग को नीति आयोग के स्थान पर, जी हाँ, नीति आयोग के स्थान पे नीति आयोग के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दोस्तों हम बात करते हैं 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया और इसकी जगह पे नीति आयोग का यहाँ पे जो कि गठन किया गया है। तो नीति आयोग का गठन कब किया गया है। तो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। आपको आगे आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो योजना आयोग की स्थापना की यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो 1950 में योजना आयोग की यहाँ पे स्थापना की जाती है। फिर इसको दोस्तों यहाँ पे जो बंद किया जाता है, खत्म किया जाता है, वह 13 अगस्त 2014 को इसे खत्म कर दिया जाता है और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को यहाँ पे लागू कर दिया जाता है। जी हाँ, नीति आयोग को लागू कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा मापन की सबसे आसान प्रणाली कौन सी है। तो मुद्रा मापन की सबसे आसान प्रणाली के ऊपर बात करते हैं। ऑप्शन में M1, M2, M3, M4 करके दिया गया था। तो M1 की बात करते हैं तो लेन देन के लिए सबसे अधिक तरल और आसान है। जी हाँ, जो M1 ही है वह सबसे आसान है और तरल भी है। M4 सबसे कम तरल है। M3 मुद्रा आपूर्ति का सबसे अधिक प्रयुक्त माप है। इससे समग्र मौद्रिक संसाधन के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर 1 M1 होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। राष्ट्र का विकास आय और डैश किससे प्राप्त किया जाता है। तो राष्ट्र का विकास आय और डैश किससे प्राप्त किया जाता है। तो जनगणना से यहाँ पे हमें जो गणनाएं हैं वह प्राप्त होती है और आर्थिक सर्वेक्षण से ऑप्शन में थे। तो आर्थिक सर्वेक्षण पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए विकास की समीक्षा करते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ पे जो हमें है राष्ट्र की आय का विकास, जो आय का विकास होता है, प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी। तो प्रथम आर्थिक जनगणना कब हुई थी, इस प्रकार एक अन्य क्वेश्चन भेजा गया है। किस जनगणना में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश को शामिल नहीं किया गया था। तो पहली आर्थिक जनगणना की हम बात करते हैं तो 1977 में लक्षद्वीप को शामिल नहीं किया गया था। और फिर बात करते हैं गैर कृषि अर्थव्यवस्था में जानकारी एकत्रित करने के लिए पहली आर्थिक जनगणना 1977 के अंदर आयोजित की जाती है। 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना हुई थी और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा यह आयोजन किया गया है। तो यहाँ से समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विज्ञान से मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व ज्ञात थे। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी के ऊपर बात करते हैं तो जो मेंडलीव है ये एक रूसी रसायनज्ञ है। जी हाँ, रूसी रसायनज्ञ है जिन्होंने 1869 में पहली आवर्त सारणी प्रकाशित की थी, जिसमें मेंडलीव की आवर्त सारणी में 63 तत्व प्रदर्शित किए गए थे या खोजे जा चुके थे। तो और बात करते हैं कि जो मेंडलीव है वह रूसी वैज्ञानिक है और 1969 में उन्होंने जो आवर्त सारणी प्रकाशित की है उसमें 63 तत्वों को यहाँ पे प्रकाशन किया गया है। चलिए
अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना के ऊपर बात करते हैं तो ज्योतिबा फूले, जी हाँ, ज्योतिबा फूले के द्वारा 24 सितंबर 1873 के अंदर यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। अब दोस्तों आगे आने वाली शिफ्टों में ब्रह्म समाज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की शुरुआत कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन और के श्रीधरलू नायडू की ने 1864 में मद्रास चेन्नई में की थी। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में बंबई में, इसकी शुरुआत दुर्गाराम मेहता जी और दादोबा पांडुरंग ने की थी। मानव धर्म सभा छोड़ने के बाद दादोबा पांडुरंग ने इस संगठन का नेतृत्व संभाला था। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो यह क्वेश्चन भी दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपके आगे आने वाली शिफ्टों में प्रार्थना समाज से क्वेश्चन छप सकता है। अगला है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी और 1875 के अंदर की गई है। पुणे सार्वजनिक सभा की यहाँ पे 1870 में महादेव गोविंद रानडे के द्वारा यहाँ पे स्थापना की गई है। तो यहाँ पे समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए, आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन छप सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राज्य सभी बालकों के लिए कितने वर्ष तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो 0 से लेकर 6 वर्ष तक के यहाँ पे बच्चों के लिए 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक का जो यहाँ पे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने का कार्य है वह राज्य का है। और यह आर्टिकल 45 के अंदर कहा गया है, जी हाँ, आर्टिकल 45 के अंदर इसके बारे में वर्णित किया गया है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 21(a) के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जो कि 21(a) के अंदर 2002 के 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो आर्टिकल 21(a) कब जोड़ा गया है? तो 86वां जो संविधान संशोधन होता है 2002 के अंदर, तब यह जोड़ा जाता है। साथ ही हम बात करते हैं भारत के जो संविधान के भाग 4(a) के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें अनुच्छेद 51 के ऊपर हम बात करते हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना प्रत्येक अभिभावकों का कर्तव्य होगा। और यह 86वां संविधान संशोधन जो 2022 के द्वारा जोड़ा गया है। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हटाने संबंधित संविधान के प्रावधान है। तो पहला ऑप्शन है साधारण बहुमत से, बहुत कठोर नियम से, थोड़ा लचीला थोड़ा कठोर से, या वैसे जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ संसद के किसी भी सदन में हटाने की कार्यवाही की शुरू की जा सकती है। तो जो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में किसी में भी इसको हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत की जा सकती है। साथ ही हम बात करते हैं निष्कासन प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों का विशेष बहुमत यानी कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा सदन के उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 के पास किया जाना चाहिए। तो लोकसभा राज्य के सभा के अंदर 2/3 बहुमत से यह पास होना चाहिए। जज को हटाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सबसे पहले संसद सदस्यों को निष्कासन प्रस्ताव को, यदि प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्यों द्वारा, यदि राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद लोकसभा अध्यक्ष को सभापति को सौंपा जाना चाहिए। और अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही न्यायाधीश को पद से हटाने के आदेश जारी कर दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो किस प्रकार है, काफी लंबी प्रोसेस है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में किसी में लाया जा सकता है, लेकिन 2/3 बहुमत से वह पास होना चाहिए। फिर उसके बाद में जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके सिग्नेचर होने के बाद में इसे पद से हटाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो नीत कौर है, जो कि अभी नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और सीसीआई जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है वह अधिनियम 2002 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है और इसका गठन 14 अक्टूबर 2003 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी लिपि है जो ब्राह्मी लिपि है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए सेकंड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उनमें दोस्तों नृत्य उत्सव संगीत से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थशास्त्र से 4, इतिहास से 1, खेल से 2, इतिहास से 1, करंट अफेयर से 2, जनगणना से 2, पॉलिटी से 2, विज्ञान से 2 और विविध से 2, स्टैटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए
बात करते हैं पहले क्वेश्चन पर, तो अब दोस्तों 20 फरवरी की सेकंड शिफ्ट के ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे। जी हाँ, सेकंड शिफ्ट के ऊपर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू त्योहार तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आज ही की सेकंड शिफ्ट में, उत्तर प्रदेश की इंडो फारसी शैली का संबंध किस नृत्य से है? तो उत्तर प्रदेश की जो इंडो फारसी शैली का संबंध है शास्त्रीय नृत्य के रूप में जो कथक है, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध है, और यही फारसी तत्वों को प्रदर्शित करने वाला एकमात्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक है जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, और उत्तर भारत में दोस्तों यूपी का इसे शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। और कथक के प्रमुख जो कथककार है वह बिरजू महाराज है। और बिरजू महाराज कौन से घराने से संबंधित है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बिरजू महाराज है जो लखनऊ घराने से संबंधित है। ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो पन्नालाल घोष बांसुरी वादक है, और यह क्वेश्चन हमारे द्वारा जो यहाँ पे मॉक टेस्ट करवाए गए हैं उसके अंदर काफी बार करवाया गया क्वेश्चन है। तो पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी वादक से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि अभी जो पहली शिफ्ट का हमने यहाँ पे एनालिसिस करवाया है तो उसमें भी नीति आयोग और योजना आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है, और इस शिफ्ट में भी योजना आयोग नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोस्तों दोनों संस्थाओं से आपको प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, तो इन दोनों संस्थाओं को आपको बिल्कुल कवर करके जाना है। क्वेश्चन है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो नीति से संबंधित थिंक टैंक या नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है, और भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो दोस्तों यहाँ पे नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग क्यों स्थापित किया गया था? तो योजना आयोग क्यों स्थापित किया गया था? पूंजीपतियों के कारण, समाजवादी के कारण, या दोस्तों जो अपने आगामी वर्षों के अंदर जो राष्ट्र का विकास किस प्रकार से होगा, या आने वाले वर्षों में देश की क्या क्या योजनाएं होगी, उनको क्रियान्वयन करने के लिए योजना आयोग की स्थापना 1950 के अंदर की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे 1950 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग को स्थापित 1950 के अंदर किया गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधार पर पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी? तो कौन से मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना लागू की गई? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर यहाँ पे पहली पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे आधारित है। तो पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 1956 तक है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लॉन्च की गई थी। तो कौन प्रधानमंत्री कौन थे जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान ही 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी लागू की गई थी। इस योजना में सबसे ज्यादा प्राथमिकता कृषि को दी गई थी, और अर्थशास्त्री के.एन. राज इस योजना के वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, और आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन मानव मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी गई है। और भारत में उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण की एलपीजी की शुरुआत भी आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी। तो यहाँ से समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के क्या कार्य है? तो आरबीआई होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कहा जाता है। और आरबीआई को बैंकर्स का बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है, या कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी इसे कहा जाता है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक होता है, और भारतीय रिजर्व बैंक जिसे अक्सर मिंट स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। 1 रुपए के नोट के ऊपर बात करते हैं तो वित्त मंत्रालय द्वारा मुद्रित किया जाता है, जबकि अन्य नोट आरबीआई के द्वारा मुद्रित किए जाते हैं। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय मुंबई के अंदर है। पहले स्थापना के समय यह है कलकत्ता के अंदर हुआ करता था, लेकिन 1937 में इसे जो महाराष्ट्र मुंबई के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम में कंबलें प्रसिद्ध थी, तो कहाँ की सोने के पत्थर प्रसिद्ध थे? तो दक्षिण भारत के यह प्रसिद्ध थे, और उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण जाना जाता था। अगला क्वेश्चन खेल से पूछा गया है, निम्न में से किसका संबंध क्रिकेट से नहीं है? ऑप्शन में ईगल है, बास्केट है। तो यहाँ पे ईगल का जो है संबंध है क्रिकेट से नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो ये भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी है, और इसके अलावा सानिया मिर्जा है। जी हाँ, सानिया मिर्जा है, यह भी भारत की मशहूर टेनिस खिलाड़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों लिएंडर पेस टेनिस से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो 1809 के अंदर 1809 के अंदर अमृतसर की संधि होती है, और यह समझौता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा रणजीत सिंह जो कि सिख साम्राज्य के संस्थापक थे उनके मध्य हुई थी। तो अमृतसर की संधि 1809 के अंदर होती है सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के
रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पे इनके मध्य संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है, जो कि 30 सितंबर 2022 से यहाँ पे जो कि द्वितीय सीडीएस बनते हैं। प्रथम सीडीएस दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जनरल बिपिन रावत, जी हाँ, जनरल बिपिन रावत, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर मृत्यु हो जाती है तमिलनाडु के कुन्नूर के अंदर यहाँ पे जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना होती है उसमें मृत्यु हो जाती है। प्रथम जो सीडीएस है वो जनरल बिपिन रावत है और भारत के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान है, जो कि बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, डे नुलम ने किसके साथ भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और उनके उद्यमों में सहायता करने के लिए साझेदारी की है? तो यूएनडीपी के द्वारा, जी हाँ, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के द्वारा भारत में महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने हेतु यह समझौता किया है। और दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2014 के अंदर लॉन्च की गई थी और इसे आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। और केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय अनुपात होता है वह 75-25 का होता है। 75% यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, जबकि यहाँ पे 25% है जो कि राज्यों के द्वारा दिया जाता है। और पूर्वोत्तर राज्यों की हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट राज्यों के लिए विशेष श्रेणी के लिए 19 और 10 का यहाँ पे परसेंट रखा गया है, जो 90% केंद्र सरकार के द्वारा और 10% नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पे दिया जाता है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 से संबंधित यहाँ पे फैक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, 3 जुलाई 2015 को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा इसका पहला निष्कर्ष सामने आया था। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में जाति, उपजाति, पर्यायवाची शब्द, विभिन्न उपनाम, जाति, गोत्र के नामों से 46,73,034 श्रेणियां सामने आई थी। और इस SECC 2011 भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत नहीं किया गया था। और बात करते हैं भारत की 1931 की जनगणना के बाद पहली जाति आधारित जनगणना थी और इसे 29 जून 2011 को पश्चिमी त्रिपुरा जिले में हाजेर ब्लॉक के सांकला गांव से शुरू किया गया था। तो यहाँ पे दोस्तों समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरल में कुल साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। जो साक्षरता की बात करते हैं तो सब में जो अव्वल है वह केरल है, चाहे ओवरऑल बात की जाए, पुरुष में बात की जाए, महिला में बात की जाए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया था? तो हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। तो गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ग्रहण किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित किया गया था। तो ये दोस्तों काफी कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, प्रवर्तित और लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को ही यहाँ पे कुछ जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वह लागू कर दिए गए थे, लेकिन पूर्णतः प्रवर्त की बात की जाती है तो 26 जनवरी 1950 को यहाँ पे पूर्णतः लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, ध्वनि की प्रबलता किसमें मापी जाती है? तो ध्वनि की प्रबलता डेसिबल के अंदर, जी हाँ, डेसिबल के अंदर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व न्यायाधीश को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो किस पूर्व न्यायाधीश को केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो पी सत्यशिवम को 2014 में यहाँ पे केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। और किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होने वाले सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश भी कौन थे? तो वह पी सत्यशिवम ही है, जो कि 2014 के अंदर केरल राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, साहित्य नाटक अकादमी किस मंत्रालय से संबंधित है? तो साहित्य नाटक अकादमी है जो कि संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। और संस्कृति मंत्रालय अपने स्वायत्त संगठनों जैसे संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सांस्कृतिक संसाधन प्रशिक्षण केंद्र, ललित कला अकादमी, कला क्षेत्र फाउंडेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के माध्यम से भारतीय कला, साहित्य, संस्कृति को संरक्षित करने, प्रोत्साहित करने का कार्य करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि संस्कृति मंत्रालय के अंदर कितनी संस्थाएं कार्य करती है, जो कि भारत के कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र को यहाँ पे संरक्षित करती है। और उनमें कार्य करने वाले कुछ समस्त को प्रोत्साहन कार्य करने का भी कार्य साहित्य नाटक अकादमी का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब थर्ड शिफ्ट के यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नृत्य, उत्सव, संगीत से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 3 क्वेश्चन, विज्ञान से 1 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन, भूगोल से 1 है, इतिहास से 2 और जनगणना से 1 है।
और यहाँ पे स्टैटिक्स से एक क्वेश्चन, खेल से एक क्वेश्चन और पॉलिटी से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस प्रकार समस्त यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का 100% रियल एनालिसिस करने वाले हैं। तो दोस्तों जो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं थर्ड शिफ्ट, जी हाँ 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक उस्ताद बिंदा खान ने कौन सा वाद्य यंत्र बजाया था? तो जो बिंदा खान है वह सारंगी से संबंधित है। जी हाँ, सारंगी का जो वादन करते हैं वह बिंदा खा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड के किस नृत्य में मृदंग की थाप के साथ संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है? तो जो बुंदेलखंड का कौन सा नृत्य है जो मृदंग की थाप के साथ किया जाता है? तो दोस्तों जो राई नृत्य है, जी हाँ राई नृत्य है वह बुंदेलखंड के क्षेत्र में यहाँ पे मृदंग की थाप के ऊपर किया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें, किस पंचवर्षीय योजना में 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी की प्रमुख तकनीकी संस्थानों के रूप में शुरू किए गए थे? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर आईआईटी की स्थापना की गई है? तो 1956 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंत के अंदर यहाँ पे भारत में 5 आईआईटी की स्थापना की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि इकोनॉमिक्स से पूछा गया है। मूल्यह्रास संबंधित कथन है, जो कि पहला कथन है, अचल संपत्ति के प्रयोग के समय होने वाली गिरावट से उसका मूल्यह्रास होता है। बिल्कुल सही बात है, अचल संपत्ति में किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नुकसान होने से भी उसका मूल्यह्रास होता है। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों कथन सही है। मूल्यह्रास का अर्थ है टूट फूट के कारण संपत्ति के मूल्य में जो कमी होती है उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। साथ ही हम बात करते हैं अचल संपत्तियों के निरंतर उपयोग के कारण भी सामान्य टूट फूट होती है, जिससे अचल संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आती है या जिसका मूल्यह्रास होता है। समय बीतने के साथ चाहे संपत्ति का उपयोग किया जाए या नहीं किया जाए, इसका प्रभावी जीवन कम हो जाता है। वर्षा, मौसम आदि जैसी प्राकृतिक शक्तियों के कारण अचल संपत्तियों में गिरावट आती है। तेज तकनीकी नवाचारों और आविष्कारों के कारण आज की संपत्तियां कल की परिष्कृत संपत्तियों के सामने पुरानी हो जाती है। इससे अचल संपत्तियों का प्रचलन हो जाता है। तो दोस्तों मूल्यह्रास होता है जो टूट फूट के कारण संपत्तियों में मूल्य कमी होती है। तो यहाँ से आपके दोनों कथन बिल्कुल राइट होने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, हरित क्रांति किस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाया गया था? तो हरित क्रांति है जो कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लाने के लिए बनाया गया है। भारत में खाद्य फसलों विशेष रूप से गेहूं चावल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हरित क्रांति लाई गई है। उपज देने वाली किस्मों के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई और मशीनीकरण से यहाँ पे हरित क्रांति लाई गई है। हरित क्रांति के मुख्य फसलें की बात करते हैं, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का है। और भारत में हरित क्रांति में सबसे ज्यादा खाद्यान्न की में वृद्धि हुई है वह गेहूं के अंदर हुई है। तो कौन से वर्ष में? 1967 से 68 और 2003-4 के मध्य गेहूं उत्पादन में 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। जी हाँ, 3 गुना से भी अधिक की वृद्धि हुई है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गोल्ड ने किया था और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो यह क्वेश्चन भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके आगे आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाला है। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के अंदर होती है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-1968 में होती है। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से की जाती है और भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। और वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों के लिए को विकसित करने के लिए कार्य में नोबेल शांति का पुरस्कार भी दिया गया है। जी हाँ, नॉर्मन बोरलॉग को यहाँ पे जो कि विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कब पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1970 के अंदर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या होती है? तो दोस्तों पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ध्वनि की किस में मापी जाती है, डेसिबल में। प्रदूषण मापने की इकाई भी डेसिबल होती है। कि जो इस प्रकार से कहा जाता है कि मानव के कान कितनी डेसिबल की ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से भी दोस्तों काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मानव के कान कितने डेसिबल की ध्वनि को सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ाया गया है? तो कार्यकाल आएगा दोस्तों यहाँ पे कि विनय मोहन क्वात्रा है जो कि कितने वर्ष इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो 30 अप्रैल 2024 तक 14 माह का विस्तार किया गया है, जो कि नवंबर 2022 में इनका खत्म हो चुका है। ये दोस्तों जो विदेश मंत्रालय में सचिव है, जी हाँ विदेश मंत्रालय में सचिव है विनय मोहन क्वात्रा, इनका कार्यकाल में वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन है, अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? तो केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की यहाँ पे शुरुआत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, 2023 तक भारतीय मूल की
ब्रिटेन होम सेक्रेटरी कौन थी? तो भारतीय मूल की जो ब्रिटेन में होम सेक्रेटरी है वह कौन है? तो सुएला ब्रेवरमैन है, जो कि 13 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री ऋषि सुनक गृह सचिव सुएला ब्रेवरमैन को बर्खास्त कर दिया और पूर्व नेता डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में वापस ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 2023 में नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया कितने शहरों में हुए थे? तो जो नेशनल गेम हुए हैं 2023 में वह कितने शहरों में हुए हैं? तो 2023 में जो संस्करण आयोजन किया गया है वह 37वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं और गोवा के 5 शहरों के अंदर मापुसा, पणजी, पोंडा, वास्को और मार्गो शहरों में आयोजित किए गए हैं, जबकि साइकिलिंग ट्रैक और गोल्फ स्पर्धाएं दिल्ली में आयोजित की गई हैं। इस 37वें नेशनल गेम में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की बात करते हैं तो तैराक श्रीहरि नटराज है, जिन्होंने 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है और ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ महिला 37वें नेशनल गेम के अंदर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की संयुक्ता प्रसेन काले को ओडिशा की परिणति नायक है, जो कि संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का पुरस्कार जीता है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई को सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना है, जी हाँ एन वी रमन्ना है, उनको इस पुरस्कार के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो यहाँ पे 2023 के अंदर 53वीं ISSF विश्व शूटिंग चैंपियनशिप 14 अगस्त से 1 सितंबर 2023 तक बाकू अजरबैजान के अंदर आयोजित की गई है। इसमें भारत की रैंक के ऊपर बात करें तो 3rd रैंक भारत ने प्राप्त की है। भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड है, 8 ब्रॉन्ज है, जी हाँ 6 गोल्ड और 8 ब्रॉन्ज मेडल जो है भारत ने जीते हैं और अंक तालिका में 3रे स्थान भारत ने प्राप्त किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत की समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो भारत की समुद्री सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो 7 देशों के साथ, जी हाँ भारत की समुद्री सीमा 7 देशों के साथ लगती है। भारत की 7000 किलोमीटर से अधिक समुद्री सीमा 7 देशों के साथ साझा करती है। 7 देशों में बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, म्यांमार है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है और मालदीव है। इन सभी के साथ भारत की समुद्री सीमा लगती है, जी हाँ समुद्री सीमा लगती है। भारत की समुद्री सीमा 12 समुद्री मील है और भारत के पास 200 समुद्री मील का आर्थिक क्षेत्र है। और भारत की स्थलीय सीमा की ऊपर बात करते हैं तो वह भी भारत के 7 देशों के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार संबंधित जो कि इनमें सभी में सम्मिलित है। तो यह भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी और इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 के अंदर महात्मा गांधी और तत्काल वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा संपन्न एक राजनीतिक समझौता था, जो कि 5 मार्च 1931 के अंदर हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथन कौन सा है? बुद्ध का जन्म 2500 BC पहले हुआ था। दूसरा है बुद्ध संकाय राज परिवार से था, शाक्य राज परिवार से था, तो शाक्य राज परिवार से था। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जन्म जो है लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व होता है और यहाँ पे इक्ष्वाकु और वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध कहलाए। इनका निधन जो कि कुशीनगर बिहार के अंदर 483 ईस्वी के अंदर होता है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ पे आप सभी के सामने है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस राज्य या केंद्र शासित में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है? तो किस राज्य या केंद्र शासित में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? यहाँ पे समस्त फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। पहला फैक्ट है पुरुष साक्षरता दर है जो लक्षद्वीप में सबसे अधिक है, जो कि 96.11% और केरल में 96.02% है। महिला साक्षरता दर भी केरल की सर्वाधिक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता दर बिहार की है। सबसे कम महिला साक्षरता दर की बात करते हुए राजस्थान की है। 2011 में भारत की साक्षरता दर ओवरऑल की बात करते हैं तो 74.04% है। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46% है। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर केरल की है, उसके बाद मिजोरम की है। केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सर्वाधिक है और बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है, जो कि 63.82% है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है?
तो मैसूर दशहरा जो कि दक्षिणी राज्य कर्नाटक के अंदर मनाया जाता है और यह एक 10 दिवसीय त्योहार है जिसकी शुरुआत 9 रातों नवरात्रि और आखिरी दिन विजयदशमी से होती है। अगला क्वेश्चन है लिएंडर पेस का संबंध टेनिस से है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मूल अधिकारों में देश सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो मूल अधिकारों में राज्य सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता वह मूल अधिकार कहलाते हैं। जी हाँ, मूल अधिकार वह कहलाते हैं जिन अधिकारों में राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। जिनमें दोस्तों 6 यहाँ पे मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहले 7 हुआ करते थे, फिर संपत्ति के जो मूल अधिकार को हटाकर यहाँ पे हटा दिया गया। समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में है। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 तक है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 के अंदर है, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया है। जी हाँ, संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। चलिए अगली शिफ्ट के अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। जो नृत्य संगीत से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जनगणना से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, भूगोल से 1 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, खेल से 2 क्वेश्चन, इतिहास से 2 क्वेश्चन है, करंट से 3 क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर है जो कि सितार वादक जो वाद्य यंत्र से है। अगला क्वेश्चन है 2018 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हिंदी लेखिका चित्रा मुर्दुल को उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 के अंदर हिंदी के अंदर बात करें नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। 2020 में अनामिका को दिया गया है। 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 की बात करें तो बद्री नारायण को तुमाडी के शब्द के लिए इस साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मुंडारी नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों का है और मुंडा जनजाति का अपना नृत्य है जो कि फसल के मौसम और त्योहार के दौरान संगीत वाद्य यंत्र मदल और नागरा और बंसी के साथ किया जाता है। तो मुंडारी नृत्य मुंडा जनजाति के द्वारा झारखंड के अंदर किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में नागालैंड के अंदर नागा जनजाति के द्वारा किया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव पूर्वोत्तर भारतीय राज्य नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाने वाला एक वार्षिक त्योहार है। यह त्योहार नागालैंड के सभी जाति समूहों में प्रतिनिधित्व करता है और इस फेस्टिवल को फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है। त्योहारों को त्योहार जो कि पूर्वी भारत के अंदर है हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। तो यह फैक्ट भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2018 में छऊ नृत्य में किसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था? तो 2018 की हम बात करते हैं तो तपन कुमार पटनायक को यहाँ पे छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2019 के अंदर ब्रजेंद्र कुमार पटनायक को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। 2020 में त्रिलोचन मोहंता को और 2021 में भुवन कुमार को छऊ नृत्य के लिए यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सबसे ज्यादा किस धर्म की जनसंख्या के लोग हैं? तो भारत में सबसे अधिक हिंदू धर्म के सर्वाधिक संख्या के लोग हैं। हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96 करोड़ 63 लाख जो कि कुल जनसंख्या की 80%, जी हाँ, कुल जनसंख्या की 80% कवर करता है। और बात करते हैं हिंदू जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर की, तो 2001 से 11 के बीच में यहाँ पे 16.8% रही है और वर्ष 2001 से 2011 की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की जनसंख्या के अनुपात 0.7% अंक की गिरावट आई है। और मुस्लिमों की संख्या की बात करते हैं तो 17 करोड़ 22 लाख समथिंग 15% यहाँ पे मुस्लिम है। मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर है जो कि 25% की समथिंग है, जो कि भारत की ओवरऑल हम बात करते हैं तो वह पिछले वर्ष से 0.7% की कमी देखी गई है, जबकि मुस्लिमों की 24.6% वृद्धि हुई है। वर्ष 2001-2011 के दौरान मुस्लिमों की जनसंख्या में कुल जनसंख्या के अनुपात का 0.8% की वृद्धि हुई है। ईसाइयों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 78 लाख है जो कि ओवरऑल जनसंख्या की 2.3% कवर करता है। तो दोस्तों यहाँ पे समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए
अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तर पश्चिम में कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर पश्चिम में दोस्तों आप देख पा रहे हैं अफगानिस्तान है, पाकिस्तान में। उत्तर की बात करते हैं तो यहाँ पे चाइना है जो कि उत्तर में है, और यहाँ पे पूर्व की बात करें तो पूर्व में म्यांमार है, और दोस्तों यहाँ पे नीचे जो दक्षिण में है श्रीलंका देश है। तो यह समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो नीति निर्देशक तत्व है जो कि संविधान के भाग 4 क के अंदर रखा गया है। तो ये दोस्तों ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं भारत के संविधान के जो भागों की संख्या 22 हुआ करती थी मूल संविधान में, उन सभी के बारे में बात करते हैं। भाग फर्स्ट में संघ और उसके क्षेत्र है जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 के अंदर नागरिकता है जो कि आर्टिकल 5 से 11 तक है। मूल अधिकार जो भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर आर्टिकल 12 से 35 तक है। भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्व हैं। जी हाँ, नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भाग भारत के संविधान 4 में है जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। और भारत के भाग 4A के अंदर मूल कर्तव्य है जो कि 51 आर्टिकल के अंदर आता है। तो नीति निर्देशक तत्व तो संविधान के भाग 4 में ही है, जबकि मूल कर्तव्य की बात करते हैं वह भारत के संविधान के 4A के अंदर है। तो यहाँ से आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं करना है। भाग 5 के अंदर संघ है, भाग 6 के अंदर राज्य के बारे में कहा गया है, भाग 7 में राज्य के भाग B है, भाग 8 के अंदर संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 9 के अंदर पंचायतें हैं, भाग 9A के अंदर नगर पालिकाएं हैं, 9B के अंदर सहकारी समिति है, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति है, भाग 11 के अंदर संघ व राज्य के संबंध है, भाग 12 की बात करते हैं जिसमें वित्तीय संपत्ति इत्यादि उपबंध है, और व्यापार वाणिज्य है जो भारत के संविधान के भाग 13 के अंदर निहित है। तो यहाँ पे समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने पर कार्यभार कौन संभालता है? तो यदि राज्यसभा में यदि सभापति का पद रिक्त है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? जिस समय सभापति का पद रिक्त हो अथवा किसी ऐसी अवधि के दौरान जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हो अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो, उस समय सभापति के पद के दायित्व उप सभापति के द्वारा निष्पादित किया जाता है। तो दोस्तों जब सभापति है जब पद रिक्त होता है, या कहा जाए कि राष्ट्रपति के स्थान पर जब उपराष्ट्रपति कार्य करता है, तो उस उपराष्ट्रपति के स्थान पर जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वही सभापति का रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन है आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप का जो संबंध है वह हॉकी से है। जी हाँ, हॉकी से जो कि संबंध रखते हैं, और यह है कप फुटबॉल से संबंधित भी, जबकि आगा खान गोल्ड कप है वह फुटबॉल से संबंधित है, आगा खान कप है हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है टेनिस में स्कोर समान होने को क्या कहा जाता है? तो खेल में उस बिंदु से जब भी स्कोर बराबर होता है तो उसे ड्यूस के रूप में वर्णित किया जाता है, भले ही कितने अंक खेले गए हों तो उसे ड्यूस कहा जाता है। जी हाँ, टेनिस में स्कोर समान होने को ड्यूस कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरोध में के कारण हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो रोलेट एक्ट जो कि 1919 के अंदर आता है, उसका विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने कारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, और यह 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन कौन सा शिलालेख भारत में नहीं है? तो लंपक का आरामी शिलालेख है जो कि अफगानिस्तान के लगमन की घाटी में एक चट्टान पर एक शिलालेख है, जिसे भारतीय सम्राट अशोक के द्वारा 260 ईसा पूर्व के आसपास आरामी में लिखा गया था। 14 रोक शिलालेख कंधार, मनसेहरा, साहबाजगढ़ी, कलसी, गिरनार, सोपारा, सन्नती, शिशुपालगढ़, जोगढ़ में पाए गए हैं, जबकि बहापुर, बैराट, भाबरू, मास्की, गवीगढ़, लंपक, पालीकुंटू, जठिंग, रामेश्वरम, उदयगोपाल, राजूला, मंडागिरी, नितुर, ब्रह्मगिरी और सिद्धपुर में लघु शिलालेख पाए गए हैं। स्तंभलेख की बात करते हैं टोपरा स्तंभलेख, मेरठ स्तंभलेख, निगुम सागर, रूमिनदेही, रामपुरा, लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अरजराज, सारनाथ जो कि कौशाम्बी, हरोरा, सासाराम, गुजरा और सांची में मिले हैं जो कि यहाँ पे स्तंभ शिलालेख है। तो ये समस्त अशोक से संबंधित आपको फैक्ट पते होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान मित्र किससे संबंधित है? तो यह एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है योजना के लिए AI चैट बॉक्स है जो कि PM किसान योजना की पहुंच बढ़ाने और किसानों को उनके सवालों का स्पष्ट सटीक और त्वरित जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मित्र की यहाँ पे शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन है 2026 के एशियाई खेल कहाँ होंगे? तो नागोया और
नागोया, जापान के नागोया शहर के अंदर 2026 के एशियाई खेल होंगे। 2022 में हांजो चीन के अंदर हुआ था। पहला एशियाई खेलों का आयोजन 1951 में नई दिल्ली के अंदर किया गया। इसके बाद 1982 में इंडिया में, जो कि नई दिल्ली में हुआ। यानी भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है। एक तो पहला आयोजन हुआ था वह इंडिया के अंदर होता है। इसके बाद में 1982 में भी एशियाई खेलों का आयोजन भारत में किया जा चुका है। तो ये समस्त फैक्ट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। भारतीय मूल की किस प्रोफेसर को जलवायु परिवर्तन रोकथाम के क्षेत्र में उनके काम के लिए नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता है, उन्हें जो है नीदरलैंड के विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करते हैं। 1961 से 1966 के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी? तो 1961 से 66 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की जाती है। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है जो कि पूर्व सोवियत संघ के रूप में पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। पहली योजना 1951 से 56, दूसरी 1956 से 61, तीसरी 1961 से 66। योजना अवकाश रहता है 1966 का। तो पहला योजना अवकाश 1966 से 1969 का होता है। चौथी योजना 1969 से 74 होती है। पांचवी योजना 1974 से 78, रोलिंग प्लान आता है 1978 से 1980 का। छठी योजना 1980 से 1985। सातवीं जो पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान आता है वह 1985 से 1990। वार्षिक योजना आती है 1990 से 1992। आठवीं योजना आती है 1992 से 97। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक आती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक आती है। और फिर 2000 जो कि 15 के अंदर यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना आती है। वो 2012 से लेकर 2017 तक, जो 2017 तक पंचवर्षीय योजना रहती है वह 12वीं पंचवर्षीय योजना होती है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की समाप्त होते ही यहाँ पे नीति आयोग की स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग विनियम अधिनियम कब लागू हुआ था? तो भारत में जो बैंकिंग विनियम अधिनियम है वह 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था। और यह अधिनियम भारत की सभी बैंकिंग संस्थाओं को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों कि आगे आने वाली शिफ्टों में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सभी बैंकिंग संस्थाओं को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो दोस्तों जो बैंकिंग विनियम अधिनियम है उसके द्वारा ही से सब पे नियंत्रण किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 के अंदर होता है। और दोस्तों राष्ट्रीयकरण बैंकों का जो अर्थात निजी क्षेत्र के स्वामित्व वाले बैंकों को सरकार द्वारा बहुमत हिस्सेदारी यानी 50% से अधिक हिस्सेदारी खरीदकर राष्ट्रीय सरकार के सार्वजनिक स्वामित्व में ले लिया जाता है। सबसे पहले 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके पश्चात 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 50 करोड़ रुपए से अधिक जमा वाले 14 वाणिज्यिक भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की थी। 14 बैंक जिनका 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ उनमें इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, देना बैंक है और यूनियन बैंक है। इन सभी का यहाँ पे 14 बैंकों का 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। और फिर बात करते हैं 1980 में। 1980 के अंदर भी 6 और प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, जिनमें दोस्तों विजया बैंक लिमिटेड, पंजाब सिंध बैंक लिमिटेड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन बैंक इंडिया, आंध्रा बैंक लिमिटेड, इन समस्त बैंकों का 1980 में यहाँ पे राष्ट्रीयकरण किया गया है। 2019 की हम बात करते हैं तो 10 राष्ट्रीयकृत बैंकों का आपस में विलय किया गया है, जिनमें दोस्तों पहला जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक के अंदर विलय किया गया है। तो इन 3 बैंकों का इधर विलय किया गया है। फिर बात करते हैं सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक के अंदर किया गया है। 2 बैंकों का इधर से विलय हुआ है। आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय है जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर कर दिया गया है। तो 3 बैंक यहां से निकल के आते हैं। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में और देना और विजया बैंक का जो विलय है बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर कर दिया गया है। तो यहाँ पे 5 बैंक इधर से निकल कर आते हैं। इस प्रकार टोटल 10 बैंकों का यहाँ पे जो कि विलय किया गया है। तो दोस्तों
आज की शिफ्ट में हमने देखा कि किस प्रकार से एसएससी जीडी की एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वह 100% रियल क्वेश्चन करवाए गए हैं। आपको दोस्तों क्वेश्चन थोड़े लेट मिल सकते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया गया है वह 100% रियल है। आपको एग्जाम में हूबहू इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में यदि एग्जाम है तो यहाँ से आप पेपर का एनालिसिस करके आपकी अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं और आप अपनी जब भी जिस भी शिफ्ट में आपकी एग्जाम होने वाली है उस शिफ्ट में आप झंडे गाड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।